हेलो दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अपनी इस YouTube फैमिली में जिसका नाम है निर्माण। और टेलीग्राम पर पोल पर हमसे 1000 से भी ज्यादा लोगों ने बोला था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि भारत की जो नई शिक्षा नीति है इसके ऊपर सब लोगों को चाहिए था एक वीडियो। तो आज इस वीडियो में जितने भी नई पॉलिसी में चीजें आई हैं उनको सिंपलेस्ट वे में आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि इस पॉलिसी से 34 इयर्स बाद 34 साल बाद कोई बड़ा इंपैक्ट हमारे एजुकेशन सिस्टम पर देखने को मिल सकता है। बीच में भी ड्राफ्ट्स आते रहे लेकिन ये पहला ऐसा ड्राफ्ट आया है 34 इयर्स बाद जिससे हमें काफी बड़े चेंजेस होते हुए दिख सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपनी नॉलेज को बढ़ाइएगा जिससे कि आप अगर 4 लोगों के सामने जाएं तो आपको पता रहे कि भारत की नई शिक्षा नीति में क्या बदलाव आए हैं, आप सबको समझा सकें, आप दूसरे लोगों को भी इंस्पायर कर सकें ऐसी चीजें जानने के लिए। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। लेकिन आज के वीडियो में एक टास्क है जो आपको कंप्लीट करना है। तो टास्क ये है कि पूरा वीडियो देखने के बाद आपको 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव या फिर क्रिटिकल पॉइंट्स इस नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में सोचने हैं। उन 3 पॉइंट्स को यानी कि टोटल 6 पॉइंट्स, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव पॉइंट्स को आपको नीचे कमेंट्स में लिखना है। और मैं जैसा कि सारे कमेंट्स को पढ़ता ही हूं और आपके कमेंट्स को रिप्लाई भी करता हूं, जो भी कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगेंगे वाकई में उनमें मुझे कुछ कुछ एजुकेशनल मिलेगा या कुछ अलग हटके मिलेगा, उन लोगों को मैं दूंगा फ्री ई बुक वर्थ ₹399। तो पूरा वीडियो देखिए और टास्क को कंप्लीट करिएगा वीडियो के एंड में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं की फोकस पॉइंट्स की इस नई शिक्षा नीति में, यानी कि भारत की नई एजुकेशन पॉलिसी में जो फोकस पॉइंट्स हैं उन पर बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है स्कूल एजुकेशन, दूसरा पॉइंट है लैंग्वेज, तीसरा पॉइंट है हायर एजुकेशन, चौथा पॉइंट है रिसर्च और पांचवा पॉइंट है एग्जीक्यूशन और फाइनेंसेस भी कहीं ना कहीं। तो दोस्तों इन सारे पॉइंट्स को आज हम इस वीडियो के थ्रू कवर करेंगे और जानेंगे कि कैसे इन सारे मेजर चीजों में चेंजेस आने वाले हैं। स्कूल एजुकेशन से शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि कैसा फॉर्मेट जो है वो चेंज होकर आया है हमारे सामने स्कूलिंग में और स्कूल एजुकेशन सिस्टम में। तो देखिए सबसे बड़ा जो चेंज आ रहा है वो है, आप लोगों ने काफी लोगों ने सुना होगा कि 5+3+3+4 फॉर्मेट जो है वो फॉलो होने वाला है। अब बहुत से लोगों को ये पता तो है कि 5+3+3+4 फॉर्मेट आया है, लेकिन ये एग्जैक्टली है क्या ये काफी लोग अभी भी नहीं जानते। तो देखिए दोस्तों 5+3+3+4 फॉर्मेट का मतलब है कि हमारे पूरे स्कूलिंग सिस्टम को अब 5-3-3-4 के बकेट्स में बांट दिया गया है। और इसमें से जो पहला लेवल होगा वो होगा आपका फाउंडेशनल स्टेज का, यानी कि 5 इयर्स ऑफ फाउंडेशनल स्टेज, यानी कि जहां पर हम स्टार्ट करेंगे प्री नर्सरी क्लास से लेकर 2nd क्लास तक। तो वो जो सारे 5 साल हैं उनको हम 5 इयर्स का फाउंडेशनल स्टेज का नाम देंगे। इसके बाद जैसे ही बच्चा क्लास 2nd अपनी पूरी कर लेगा हम जाएंगे 2nd स्टेज पर जो कि है 3 इयर्स ऑफ प्रिपरेटरी स्टेज, यानी कि क्लास 3 से क्लास 5 तक की। इसके बाद जैसे ही बच्चा 5th क्लास क्लियर कर लेगा हम जाएंगे 3rd स्टेज में जो कि होगी अगेन 3 साल की, जिसको हम बोलेंगे मिडिल स्कूल, और ये होगी क्लास 6 से लेकर क्लास 8th तक की। और फाइनली आखिरी स्टेज जो होगी वो होगी 4 साल की, यानी कि सेकेंडरी स्कूलिंग की, क्लास 9th से लेकर क्लास 12th तक की। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है, देखिए जरा ध्यान से सुनिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको थोड़े याद रखने हैं वो हैं कि पहले बच्चा 10th क्लास के बाद अपनी स्ट्रीम डिसाइड करता था, यानी कि मुझे को कॉमर्स में जाना है, मेरे को आर्ट्स लेना है या मेरे को साइंस लेना है, ये सारी चीजें 10th के बाद डिसाइड होती थी, जो कि अब चेंज होके 9th में ही ये सारा बाइफर्केशन जो है वो आपको सारा 9th में ही मिल जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि 5 इयर्स का फाउंडेशनल स्टेज की जो हम बात कर रहे थे, यानी कि हमारी पहली वाली स्टेज जिसकी हम बात कर रहे थे, अगर इस पे थोड़ा सा फोकस करें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये निकल के आता है कि अब ये सिर्फ प्राइवेट स्कूलों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि गवर्नमेंट स्कूल्स में भी ये 5 इयर्स की फाउंडेशनल स्टेज आने वाली है। इसका मतलब ये है कि पहले गवर्नमेंट स्कूल्स में केवल 1st और 2nd क्लास से पढ़ाई स्टार्ट होती थी, लेकिन अब प्री नर्सरी किंडरगार्टन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में भी अप्लाई होने वाला है। एक चैलेंज जो यहाँ पर गवर्नमेंट फेस कर सकती है वो ये है कि छोटे बच्चों के लिए अभी हमारे पास कोई ऐसा बहुत ही रोबस्ट टीचिंग सिस्टम मार्केट में या कहूँ गवर्नमेंट के पास नहीं है जिससे कि हम बच्चों को एक अच्छा
बेस दे सकें, यानी कि उनकी फाउंडेशन तैयार कर सकें किंडरगार्टन लेवल पर। आंगनबाड़ी सिस्टम ही एकमात्र सिस्टम है इंडिया में जहां पर टीचर्स इतने ज्यादा ट्रेंड नहीं है, तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा इस पॉइंट पर सोचना पड़ेगा और बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि टीचर्स की ट्रेनिंग पर थोड़ा सा फोकस करना होगा, जिससे कि वो फाउंडेशनल स्टेज में बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें और उनके लिए एक मजबूत बेस तैयार कर सकें। अगर थोड़ा सा आगे बढ़ें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं इस पर्टिकुलर स्कूलिंग सिस्टम में याद करने के लिए, वो ये है कि अब से जो फोकस है वो नॉलेज पर ज्यादा होगा और मार्क्स पे कम होगा। बोर्ड एग्जाम्स जो हैं वो 10th और 12th के लिए जैसे चलते आ रहे थे वो वैसे ही चलेंगे। स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा सब्जेक्ट्स चूज करने का मौका मिलेगा और लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी वो चूज कर सकते हैं जिसमें वो बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं। दोस्तों इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। इस बात का यानी कि ये जो थर्ड पॉइंट है इसका मतलब यहाँ पर ये है कि बच्चे जो हैं, अगर सपोज करिए कि वो मैथ्स लेते हैं अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, सपोज 10th क्लास में एक बच्चा मैथ्स ले रहा है लेकिन उसको मैथ्स से डर लगता है, तो उसके पास एक ऑप्शन रहेगा कि मैं एडवांस्ड मैथ्स में पेपर दूं या फिर मैं मीडियम मैथमेटिक्स में पेपर दूं। तो इससे फायदा ये होगा कि बच्चा अपनी लेवल ऑफ डिफिकल्टी के हिसाब से एग्जाम देगा और उसको ज्यादा प्रेशराइज होने की जरूरत नहीं होगी कि मुझे जिस चीज में मेरा इंटरेस्ट नहीं है उसको मुझे बहुत डेप्थ तक पढ़ना है। तो ये एक फायदा है जो इस चीज से निकल के आ रहा है। इसके बाद फ्रीडम ऑफ स्टडिंग सब्जेक्ट्स आउटसाइड द स्ट्रीम करिकुलम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो शायद आपने सुना भी होगा और आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन इसको मैं फिर से थोड़ा सा एम्फेसिस दे के बताना चाहूंगा आपको कि 11th और 12th में जैसा कि पहले था कि एक हार्ड कोर सेपरेशन था कि भाई तुम कॉमर्स के बच्चे हो, तुम साइंस के बच्चे हो, तुम आर्ट्स के बच्चे हो। तो जो आर्ट्स का बच्चा है वो फिजिक्स नहीं पढ़ सकता, जो साइंस का बच्चा है वो हिस्ट्री नहीं पढ़ सकता। लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो बच्चा कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहे अपने करिकुलम के बाहर वो आराम से पढ़ सकता है, बस उसको इंटरेस्ट होना चाहिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो ऑब्वियस सी बात है अगर बच्चे को इंटरेस्ट होगा, अगर मैं साइंस का स्टूडेंट हूं और मुझे इंटरेस्ट है ज्योग्राफी पढ़ने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि इसमें जो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स है वो भी आनी बाकी है, तो वो कैसे आएगी, क्या उनमें चेंजेस होंगे, वो सब थोड़ी बात की बातें हैं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर मेंशन करी गई है कि बच्चों को फ्रीडम मिलने वाला है अपने सब्जेक्ट्स चूज करने का, सब अपनी मेन स्ट्रीम करिकुलम से बाहर के। यानी कि अगर मैं साइंस का हूं तो मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर आर्ट्स के सब्जेक्ट भी पढ़ सकता हूं, और अगर मैं कॉमर्स का हूं तो मैं फिजिक्स भी पढ़ सकता हूं। आखिरी पॉइंट जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है वो है सेम वेटेज टू स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड वोकेशनल सब्जेक्ट्स। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोटिस करने के लिए कि स्पोर्ट्स को, आर्ट्स को और वोकेशनल सब्जेक्ट्स को सेम वेटेज दिया जाएगा बाकी सब्जेक्ट्स के हिसाब से ही। यानी कि पहले यहाँ पर हम जानते हैं कि स्पोर्ट्स सिर्फ एक ग्रेड होके रह जाता था, यानी कि अगर टोटल मार्क्स देखे जाते थे बच्चे के 500 या 600 में से, तो उसमें स्पोर्ट्स को मार्क्स नहीं दिए जाते थे। यानी कि स्पोर्ट्स, आर्ट्स यानी कि अलग से जो करिकुलर एक्टिविटीज हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, उनको हम फोकस नहीं करते थे। लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से इन सारी चीजों पर फोकस करा जाएगा और साथ ही साथ वोकेशनल सब्जेक्ट्स को भी इंट्रोड्यूस करा जाएगा। अब वोकेशनल सब्जेक्ट्स का यहाँ पर मतलब है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हो सकता है कि मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट ना होकर उनको पेंटिंग में इंटरेस्ट हो, या फिर हो सकता है उनको पॉटरी में इंटरेस्ट हो, या फिर हो सकता है उनको किसी तरह की आर्ट में, म्यूजिक में या किसी भी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में इंटरेस्ट हो। यानी कि उन सारे वोकेशनल सब्जेक्ट्स के लिए उनको सेम वेटेज दिया जाएगा और उनको मार्क्स जो मिलेंगे वो इन वोकेशनल सब्जेक्ट्स के हिसाब से ही मिलेंगे। आगे बढ़ते हुए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं स्कूलिंग सिस्टम के हिसाब से। तो जो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अब से जो फोकस है वो रोट लर्निंग पे ना होकर क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल एबिलिटी पर होगा। यानी कि जो रट्टा मारने वाला हमारा जो एजुकेशन सिस्टम चला आ रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सिस्टम चला आ रहा है, इसको फोकस ना करते हुए क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल एबिलिटी के ऊपर फोकस करा जाएगा। यानी कि एक बच्चा किस तरीके से क्या क्या चीजें, कितने एंगल से चीजों को सोच सकता है, इन सब बातों पर थोड़ा सा डिस्कशन होगा। और एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चा कितने आराम से स्टैट्स को, नंबर्स को और जितने भी हमारे ग्राफ्स हैं इनको, डेटा को इंटरप्रेट करके चीजों को समझ सकता है, इन पर फोकस होगा। यानी कि बच्चे में एप्टीट्यूड डेवलप करने का बहुत बड़ा इंपैक्ट यहाँ पर देखा जा सकता है। तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि हम रोट लर्निंग यानी कि रट्टा मारने वाले सिस्टम से हटकर क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल एबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। यानी कि नॉलेज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, एप्लीकेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ना कि रट्टा मारने के ऊपर फोकस करने वाले हैं। सेकंड पॉइंट जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो है कि स्टूडेंट्स का जो रिव्यू है, यानी कि उनका जो
जो एक रिपोर्ट कार्ड होगा वो अब सिर्फ टीचर ही डिसाइड नहीं करेगा, यानी कि अब बच्चे को जो मार्क्स हैं वो उसके पीयर ग्रुप्स यानी कि उसके साथ के बच्चे, उसी की क्लास के बच्चे भी देंगे। तो इससे जो फायदा होगा वो ये होगा कि हर बच्चे को अपनी क्लास में एक अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाकर चलना होगा और हर बच्चे से एक फ्रेंडली बिहेवियर बनाकर चलना होगा, क्योंकि उसके फाइनल रिपोर्ट कार्ड में हर बच्चे का एनालिसिस, हर बच्चे का एक से होगा, हर बच्चे का एक वोट होगा उसके फाइनल मार्क्स को डिसाइड करने में। तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये भी, जिसको आपको नोट कर लेना चाहिए। और आखिरी पॉइंट जो है वो ये है कि जो चेंजेस हैं वो 2022-23 एकेडमिक सेशन से विजिबल होंगे। इसका ये मतलब है कि अगर आप अभी 10th क्लास में हैं तो जब आप 12th का एग्जाम दे रहे होंगे, यानी कि अभी अगर आप 10th क्लास में हैं तो आप 2021 वाले सेशन में 10th में हैं, लेकिन आप जब 21-22 और 22-23 वाले सेशन में आप 12th में जाएंगे, हो सकता है उस टाइम पर नए हिसाब से बोर्ड एग्जाम्स ना हो, लेकिन उसके अगले साल से नए पैटर्न से बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट होने की पूरी संभावना है। यानी कि 2022-23 वाला सेशन छोड़ दें तो उसके अगले सेशन से 99% गारंटी है कि नई तरीके से चीजें जो हैं वो एप्लीकेबल हो जाएंगी। इसके बाद बात करते हैं लैंग्वेज और मीडियम की। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बिल्कुल जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट है वही सीधे सीधे आपके सामने रख दिया है रिफ्रेश करके। यहाँ पर लिखा हुआ है कि wherever possible the medium of instruction at least till grade 5th but preferably till grade 8th and beyond will be the home language, mother tongue, local language or the regional language. Thereafter the home or local language shall continue to be taught as a language wherever possible. This will be followed by both public and private schools. अब इसका मतलब यहाँ पर ये है कि गवर्नमेंट चाहती है कि एक बच्चा जो है वो सारी चीजें जो है वो अपनी मदर टंग में ही सीखे, प्रेफरेबली। हालांकि ये कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन एक प्रेफरेंस दिया गया है कि अगर बच्चा चाहे तो मदर टंग में ही सारी चीजों को सीख सकता है और अपनी एजुकेशन जो है वो अपनी मातृभाषा में ही ग्रहण कर सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पे रिमेंबर करने हैं वो ये है, जैसा मैंने बोला कि मेजर फोकस जो है वो मदर टंग पे है एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। हालांकि ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन स्टिल बच्चों को एक ऑप्शन दिया जाता है कि वो अपना मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो अपनी मदर टंग को चूज कर लें। सेकेंड चीज जो है वो है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कंटिन्यू करा जाएगा, लेकिन 2 लैंग्वेजेस जो है वो इंडियन होनी चाहिए। ये एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट चेंज आया है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का मतलब है कि एक बच्चा 3 लैंग्वेजेस चूज करके पढ़ाई कर सकता है, लेकिन अब जो चेंज है उसके हिसाब से 2 लैंग्वेजेस इंडियन होनी चाहिए। इसमें एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है वो ये है कि इसमें हिंदी कंपलसरी लैंग्वेज नहीं है। हालांकि पहले जो 2019 में ड्राफ्ट आया था उसमें बोला गया था कि हिंदी जो है वो एक कंपलसरी लैंग्वेज करी जाएगी, लेकिन उसके बाद तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स की तरफ से थोड़ा सा बैकलैश फेस करने को मिला था गवर्नमेंट को, जिसके बाद नई पॉलिसी में हिंदी को कंपल्शन के साथ नहीं बोला गया है। हालांकि ये जरूर बोला गया है कि 2 नेटिव इंडियन लैंग्वेजेस जरूर होनी चाहिए 3 लैंग्वेजेस में से। एग्जांपल देकर बताता हूं कि अगर आप एक पंजाब का स्टूडेंट ले लें, वो स्टूडेंट अगर अपनी पढ़ाई पंजाबी में कर रहा है और दूसरी लैंग्वेज जो वो पढ़ रहा है वो इंग्लिश है, तो तीसरी लैंग्वेज फ्रेंच नहीं हो सकती या फिर जर्मन नहीं हो सकती, क्योंकि फिर उस केस में इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन जो है वो 2 नेटिव लैंग्वेजेस नहीं रहेंगी, यानी कि इंडियन लैंग्वेजेस नहीं रहेंगी। तो इसका मतलब यह है कि बच्चा पंजाबी के साथ साथ संस्कृत ले सकता है या फिर हिंदी ले सकता है या फिर कोई और इंडियन लैंग्वेज ले सकता है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे हायर एजुकेशन सिस्टम पर। तो दोस्तों हायर एजुकेशन सिस्टम में अब एक ही सिंगल एग्जाम होगा। जी हाँ, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। सारे आपके जितने भी एंट्रेंसेस हैं एडमिशंस के लिए यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द कंट्री, यानी कि एक एग्जाम देके आप तमिलनाडु की यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हैं, एक ही एग्जाम देके आप J&K की भी किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, आप वेस्ट बंगाल भी जा सकते हैं, आप गुजरात भी जा सकते हैं। और ये एग्जाम जो कंडक्ट कराया जाएगा ये कराया जाएगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। तो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की कुछ खासियत आपको जान लेनी चाहिए। पहली बात ये कि सपोज अगर आपको बीए करना है से ज्योग्राफी में, तो आपका जो एग्जाम होगा वो होगा एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट का यानी कि ज्योग्राफी का, और आपको उसके साथ साथ एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा जिसको क्लियर करना नेसेसरी रहेगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि गवर्नमेंट का फोकस है कि एनालिटिकल एबिलिटी और क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करें, तो
उस चीज को देखते हुए ये कॉमन एप्टीट्यूड जिसमें बेसिक रीजनिंग के क्वेश्चंस और बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होंगे, इनको आपको अटेम्प्ट करना और इसको क्लियर करना आपके लिए रिक्वायर्ड रहेगा। तो अगर आपको ज्योग्राफी से बीए करना है तो पहला आपका एग्जाम होगा स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट यानी ज्योग्राफी, और दूसरा आपका एग्जाम होगा CAT यानी कि कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट वाला। और दोस्तों इस कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो रहेगी ट्वाइस अ ईयर, यानी कि आप एक साल में 2 बार एग्जाम दे सकते हैं। अगर पहली बार अच्छा नहीं हुआ आप दूसरी बार फिर से अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक बार आप सिर्फ अपना लेवल देखने के लिए भी दे सकते हैं कि एग्जाम किस लेवल का आता है, और दूसरी बार अच्छे से प्रिपरेशन करके आप एग्जाम दे सकते हैं। आई होप कि ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें हायर एजुकेशन सिस्टम में याद करने वाले, तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कि एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी यहां पर काम करेगी। जी हाँ, जैसे कि पहले आप जानते हैं कि काफी सारे इंस्टीट्यूशन से, काफी सारे अलग अलग एफिलिएशन से हमारी यूनिवर्सिटीज जो थी वो एफिलिएटेड थी। तो कुछ यूनिवर्सिटीज को यूजीसी कंट्रोल करता था, कुछ यूनिवर्सिटीज को जो है उनके अलग अदर एफिलिएट्स कंट्रोल करते थे। लेकिन अब जो फोकस है वो ये है कि 2035 तक, 2035 नहीं तो 2040 तक एटलीस्ट एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी जिसका नाम होगा HECI यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, यही एक बॉडी रहनी चाहिए जो कि सारे इंस्टीट्यूशंस को गवर्न करेगी, सिर्फ मेडिकल और लीगल इंस्टीट्यूशंस को छोड़ के। और गवर्नमेंट का दूसरा टारगेट है कि सारे जितने भी अलग अलग एफिलिएशंस हैं, तमाम जो एफिलिएशंस चल रहे हैं, इन सबको हटाकर सारे इंस्टीट्यूशंस को ऑटोनॉमी प्रोवाइड करना, यानी कि शैक्षिक स्वायत्ता प्रोवाइड करना, जिससे कि एग्जाम्स कंडक्ट कराने की बात हो या फिर यूनिवर्सिटी को कोई भी डिसीजंस लेने हो तो वो इंस्टीट्यूशन अपने आप डिसीजन ले सके और सारे प्रोसेसेस जल्दी हो सके। एफिलिएशन का कोई भी पंगा आपसे नहीं रहेगा। लेकिन इसके लिए जो गवर्नमेंट ने एम्बिशियस टारगेट लिया है वो लिया है 15 इयर्स का। सेकेंड पॉइंट जो यहाँ पर है वो है मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशनल सिस्टम। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर मैं एग्जाम बात करूं IITs की या फिर आप किसी और बड़े इंस्टीट्यूशन की जैसे NITs की इंडिया में, तो उनमें अभी क्या होता है कि सिर्फ मेजरली साइंस पढ़ाई जा रही है या फिर टेक्नोलॉजी पढ़ाई जा रही है। हालांकि अब तो IITs में MBS के कोर्सेज स्टार्ट कर दिए गए हैं, लेकिन पहले जो होता आया था वो ये था कि सिर्फ टेक्नोलॉजी रिलेटेड वो इंस्टीट्यूशंस थे। लेकिन अब इंस्टीट्यूशंस को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाएगा। इसका मतलब है कि वहां पर अलग अलग डिसिप्लिन्स की, अलग अलग डोमेन्स की पढ़ाई भी स्टार्ट करी जाएगी। तो IITs में आने वाले टाइम में जो है आर्ट्स के कोर्सेज, MBA के कोर्सेज तो चल ही रहे हैं, कॉमर्स के कोर्सेज, ये सब इंट्रोड्यूस करे जाएंगे, जिससे कि एक इंस्टीट्यूशन में हमें मल्टीपल डिसिप्लिन्स की पढ़ाई देखने को मिले और एक होलिस्टिक डेवलपमेंट का माहौल जो है वो देश में बने। और आखिरी पॉइंट जो यहाँ पर है वो ये है कि 1 यूनिवर्सिटी इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। ये बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है जो गवर्नमेंट ने लिया है। इसको पूरा होते काफी टाइम लगने वाला है, लेकिन बहुत अच्छा टारगेट है जो ये कहता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में कंट्री के एक यूनिवर्सिटी होना अनिवार्य होगा। हालांकि इस टारगेट को, जैसा मैंने कहा, कि काफी एम्बिशियस है, काफी ऑप्टिमिस्टिक है। इस टारगेट को पूरा होते कुछ समय जरूर लगने वाला है। लेट्स सी कि इसको कितना टाइम लगता है, लेकिन आप इस चीज को याद रखिएगा कि ये भी जो है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक हिस्सा है कि एक यूनिवर्सिटी हर डिस्ट्रिक्ट में होनी ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट कहता है हायर एजुकेशन के लिए कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हो सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, जैसे मैं पहले आपको एग्जांपल दे रहा था कि अगर आप बैचलर ऑफ आर्ट्स करना चाह रहे हैं ज्योग्राफी में या हिस्ट्री में या किसी भी अलग सब्जेक्ट में, तो उस केस में क्या होता है कि अगर आप सपोज कोर्स करना स्टार्ट करते हैं, 1 साल तक आप पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसके बाद आपका कोर्स से मन हट जाता है या आपको कोर्स इंटरेस्टिंग नहीं लगता, तो 1 साल की आपकी पढ़ाई वेस्ट हो जाती है, राइट? अगर आप कोर्स छोड़ दें तो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 1 साल अगर आप कोर्स कंप्लीट करके कोर्स को छोड़ते हैं तो आपको मिलेगा सर्टिफिकेट। अगर आप 2 साल कोर्स को पढ़ के आप छोड़ते हैं तो आपको मिलेगा एडवांस डिप्लोमा। और अगर आप 3 साल का पूरा कोर्स कंप्लीट करके छोड़ते हैं तो आपको जैसे पहले बैचलर्स डिग्री मिलती थी वो मिलेगी। इसके बाद एक और ऑप्शन अब आ गया है कि सपोज आपको ज्योग्राफी में और बहुत सारा इंटरेस्ट आ जाता है और आप उसमें 1 और साल दे देते हैं उसी सब्जेक्ट में, तो आपको 4 साल के लिए जो है बैचलर्स डिग्री विद रिसर्च प्रोवाइड की जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है जहां पर आप अपने ही स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट में और ज्यादा रिसर्च करके और ज्यादा पढ़ाई कर सकते हैं और आपको एक बैचलर्स डिग्री विद रिसर्च प्रोवाइड करी जाएगी, जस्ट लाइक ऑनर्स डिग्री। तो
ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। और जैसा कि मैंने एंट्री पॉइंट से रिलेटेड बात की, तो उसके लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट मेंटेन करा जाएगा। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का मतलब है कि अगर आप सपोज 1 साल यहाँ से पढ़ाई कर लेते हैं और उसके बाद आप छोड़ देते हैं ये कोर्स, तो आपका एक एकेडमिक बैंक डिजिटली तैयार करा जाएगा, जहां पर आपका क्रेडिट स्कोर लिखा जाएगा कि इस बच्चे ने बीए ज्योग्राफी के कोर्स में 1 साल की पढ़ाई कर ली है, और मान लीजिए कि 3 साल बाद आप इस कोर्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं वापस यहीं से, तो आपको शुरू से कोर्स करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली 2 इयर्स वाले प्रोग्राम में इनरोल हो जाएंगे और आपको 1 साल की और पढ़ाई करके एडवांस डिप्लोमा मिल जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा स्टेप है, जहां पर आपको मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स मिल रहे हैं, और ये जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है ये डिजिटली तैयार करा जाएगा और इसके सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो डिजिटली मेंटेन करे जाएंगे। आई होप कि आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी लगे तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके पूछ सकते हैं। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है इंपॉर्टेंट टारगेट्स का, जो गवर्नमेंट ने लिए हैं इस नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर। तो पहला टारगेट जो है वो है कि डिजिटल एजुकेशन जो है वो रूरल इंडिया को पहुंचाना सबसे बड़ा एम है गवर्नमेंट का, यानी कि डिजिटलाइज करना एजुकेशन सिस्टम को, वर्चुअल क्लासेस और हमारे जो डिफरेंट पोर्टल हैं उनको सारे बच्चों तक पहुंचाना, स्पेशली रूरल इंडिया तक पहुंचाना, वो हमारी गवर्नमेंट का एम रहने वाला है। तो जितने भी ई पोर्टल्स हैं, स्वयं पोर्टल, शिक्षा पोर्टल, अलग अलग पोर्टल्स जो गवर्नमेंट के चल रहे हैं, उस पे ज्यादा कोर्सेज लाना, बीट एमएचआरडी के कोर्सेज लाइक एनपीटीईएल, उन सारे कोर्सेज को रूरल इंडिया तक पहुंचाना और स्पेशली उनकी मदर टंग में पहुंचाना, ये बहुत बड़ा टारगेट जो है वो गवर्नमेंट ने लिया है। और सेकंड जो मेजर टारगेट है वो है कि इंक्रीज करना है गवर्नमेंट को ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो 2035 तक। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो का मतलब है कि अगर इंडिया में सेकेंडरी स्कूल की बात करूं अगर, तो सेकेंडरी स्कूल वाली एज के अगर 100 बच्चे हैं तो करंटली केवल 56 बच्चे जो हैं वो स्कूल में इनरोल्ड हैं, और गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2035 तक ये नंबर 100% हो जाए। इसी तरीके से हायर एजुकेशन की बात करूं अगर, यानी कि ग्रेजुएशन की बात करूं, तो अगर इंडिया में 100 बच्चे हैं हायर एजुकेशन लेने वाले जिनकी एज हायर एजुकेशन वाली है, तो करंटली 100 में से केवल 26 बच्चे ही हायर एजुकेशन ले रहे हैं। गवर्नमेंट का टारगेट है कि इस परसेंटेज को 26 से बढ़ाकर 50% किया जाए। तो ये कुछ एम्बिशियस टारगेट्स हैं जो गवर्नमेंट 2035 तक पूरा करना चाहती है, और बेसिकली इन दोनों टारगेट से समझ में आता है कि गवर्नमेंट एजुकेशन एक्सपेंशन को टारगेट कर रही है और भारत में एजुकेशन बढ़ाने की ओर चल रही है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है फोकस ऑन टीचर्स, यानी कि टीचिंग क्वालिटी पर बहुत ज्यादा फोकस करा जाएगा, और 2030 तक मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन जो आपको चाहिए होगा एक टीचर बनने के लिए वो होगा 4 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री। अब इसका मतलब क्या है समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कि अगर आप 3 साल का अपना नॉर्मल बीए वाला कोर्स कर लेते हैं और उसके बाद आप 2 साल बीएड में लगा देते हैं, तो उस तरीके से भी आप टीचर बन सकते हैं। लेकिन अगर आपने क्लास 12th में ही ये डिसाइड कर लिया है कि मेरे को एक टीचर ही बनना है, तो आपको अलग से बीए का कोर्स करके बीएड करने की जरूरत नहीं है, रादर आप सीधे 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री कर लीजिए और आप डायरेक्टली एक टीचर बन सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि क्लास 12th के बाद ही अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मेरे को एक टीचर ही बनना है, तो आपको अलग से बीए करने की नीड नहीं है, बीएससी करने की नीड नहीं है, आप डायरेक्टली 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स कर लीजिए और आप एक टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके साथ साथ सारे टीचर्स के लिए टीईटी यानी कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो अभी सिर्फ कुछ ही क्लासेस के लिए एप्लीकेबल था, वो सारे हमारे फाउंडेशनल ग्रुप हो, चाहे मिडिल स्कूल हो, चाहे हायर सेकेंडरी स्कूल हो, या फिर चाहे हायर एजुकेशन हो, इन सब के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को अनिवार्य कर दिया जाएगा सारी स्टेजेस के लिए। जैसा कि मैंने बताया था आपको 5, 3, 3, 4 इन सारी स्टेजेस के लिए सारे टीचर्स को टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर करके ही आगे आना पड़ेगा, और इसके साथ साथ उनको एक डेमोन्स्ट्रेशन भी देना होगा जिसके बाद ही वो टीचर के लिए एप्लीकेबल होंगे, यानी कि टीचर की पोस्ट के लिए वो एप्लीकेबल होंगे। तो डेमोन्स्ट्रेशन का रीजन यहाँ पर ये है कि लाइव वर्किंग कंडीशंस में उनको एसेस करना बहुत जरूरी रहेगा कि वो जब बच्चों को क्लास में पढ़ाएंगे तो क्या वो सही से पढ़ा रहे हैं, क्या वो सिर्फ ऐसा तो नहीं कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट में
एग्जाम क्लियर करके आ गए और उसके बाद उनको पढ़ाना ही नहीं आता हो, तो इसलिए लाइव डेमो और इंटरव्यूज लिए जाएंगे जिससे कि टीचर की टीचिंग कैपेबिलिटी को एनालाइज करा जाएगा और उसके बाद ही उसको टीचर बनाया जाएगा। बहुत ही अच्छा स्टेप है। बस यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसको जो इसका एग्जीक्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी कि गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस इसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। इसके बाद जो आखिरी पॉइंट है वो है एजुकेशनल फाइनेंसेस के ऊपर। तो दोस्तों करंटली जो गवर्नमेंट हमारा एक्सपेंडिचर स्पेंड करती है एजुकेशन के ऊपर वो केवल 4.43% है जीडीपी का। हालांकि इसका जो टारगेट हमेशा से रखा गया है वो रखा गया है 6% का, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट इसको आज तक कंप्लीट नहीं कर पाई है। करंट गवर्नमेंट ने भी इस टारगेट को 6% ही रखा है। 1968 से ये टारगेट 6% ही है और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं लाए गए हैं। लेट्स सी कि क्या गवर्नमेंट इस टारगेट को अचीव कर पाती है या नहीं। हालांकि दोस्तों एक देश को बढ़ने के लिए जो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिस पर काम करना चाहिए वो है हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर। तो आई बिलीव कि इस टारगेट को थोड़ा बढ़ाना चाहिए और ज्यादा एक्सपेंडिचर जो है जीडीपी का वो एजुकेशन के ऊपर जाना चाहिए। समरी अगर सारी जो हमने बातें करी उसकी बताऊं तो पहली चीज जो निकल के आती है वो है नो लैंग्वेज बैरियर, यानी कि बच्चा अपनी मदर टंग में अपने जो डिसिप्लिन्स हैं अपने सारे सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ सकता है। दूसरा है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, यानी कि एक बच्चा जो है वो अलग अलग कोर्सेज पढ़ सकता है, उसको फ्रीडम है अलग अलग कोर्सेज पढ़ने का, सिर्फ वो कोर्सेज पढ़ने की जरूरत नहीं है जो उसके करिकुलम में है, जिससे होलिस्टिक डेवलपमेंट को बढ़ावा मिल रहा है। तीसरा है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स, यानी कि आप एक साल अगर डिग्री का कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल कर लेते हैं तो डिग्री मिलेगी और 4 साल अगर कर लेते हैं तो आपको रिसर्च भी मिलेगा। और इसी तरीके से आपका एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में रखा जाएगा, जहां पर आप फिर से अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं उसी पॉइंट से। चौथा पॉइंट है सिंगल रेगुलेटरी बॉडी HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि एक ही बॉडी होगी जो सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करेगी, गवर्न करेगी, मेडिकल और लीगल इंस्टीट्यूशंस को छोड़ के। पांचवा पॉइंट जो है वो है फोकस ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी कि अगर कोई बच्चा पॉटरी, पेंटिंग, म्यूजिशियन इन सारी फील्ड्स में जाना चाहता है तो उसकी वोकेशनल ट्रेनिंग पर फोकस होगा और इन चीजों को उतने ही मार्क्स दिए जाएंगे जितने बाकी सब्जेक्ट्स को। और आखिरी पॉइंट जो है वो है एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन। जैसा कि मैंने कहा कि गवर्नमेंट का टारगेट है कि डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करा जाए, रूरल इंडिया तक डिजिटल लेक्चर्स प्रोवाइड करे जाएं, वो भी उनकी मदर टंग में, और ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो बढ़ाया जाए। सेकेंडरी एजुकेशन के लिए 100% का टारगेट है और हायर एजुकेशन के लिए 50% का टारगेट है। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो जैसा मैंने बताया कि अगर अभी 100 बच्चे हमारे इंडिया में हैं जो इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में है कि उनको हायर एजुकेशन मिलनी चाहिए, तो करंटली 100 में से केवल 26 बच्चे ही हायर एजुकेशन ले रहे हैं। गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2035 तक ये नंबर 26 से बढ़कर 50 हो जाए। तो आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ये सारी जो समरी है मैंने काफी कंसाइज फॉर्म में आप लोगों के लिए रेडी करी है और आपको अब बाकी कोई भी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई होप कि आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिली होंगी और अब आपको जो काम करना है वो ये है कि आपको अपना टास्क कंप्लीट करना है और अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट्स में लिखिए, लेकिन टास्क जरूर कंप्लीट करिए। 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव या क्रिटिकल बातें जो आपको लगती हैं इस एजुकेशन पॉलिसी की वो आप कमेंट्स में लिखिए और जो बेस्ट मुझे लगेंगी उन लोगों को मिलेगी ई बुक वर्थ ₹399। और दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपका निर्माण है हमारी गारंटी।